आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आपको एपीएफसी पैनल के बारे में बताएंगे। आपको याद होगा तो मैंने कई बार आपको जो है एपीएफसी पैनल के बारे में बताया कि भाई इसको इंडस्ट्रीज़ में जो है हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ में ले रहे होते हैं। तो ये कैसे इंप्रूव कर रहा होता है, ये कैसे काम कर रहा होता है, सारी बातें बताएंगे। हो सकता है आपने इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखा होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रखी है। पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके कंसेप्ट में और भी ज़्यादा क्लियरिटी लाएँ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर ज़रूर आपके साथ शेयर करें। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। एपीएफसी पैनल के नाम से ही आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होता है। इसका फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल होता है। यानी कि ये जो है हमारा ऑटोमेटिकली जो है पावर फैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे इम्प्रूव कर रहा होता है। अब देखिए, इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है और ये पावर फैक्टर है क्या, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो है इस वाले वीडियो में समझाया था। तो हमारा ये कोशिश होता है कि इस पावर फैक्टर को जितना हो सके हम 1 के करीब रखें। और ये 1 पावर फैक्टर जो है सबसे बढ़िया होता है, मतलब सबसे बढ़िया पावर फैक्टर आपका 1 को ही माना जाता है। तो अगर हम 1 पावर फैक्टर को अचीव कर पाते हैं तो उस वक्त हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। आपको कम से कम लॉसेस देखने मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोड आपने कनेक्ट कर रखे हैं, यानी कि मान लीजिए मोटर वगैरह अगर आप चला रहे हैं, तो उसका जो रिएक्टिव पावर का डिमांड है ग्रिड से, वो कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहीं पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ग्रिड से जो डिमांड है रिएक्टिव पावर का इस मोटर का, वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रिड है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्टिव पावर का डिमांड है वो कहाँ से हमारा कम हो रहा है। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर का जितना एक्टिव पावर का डिमांड है, जितना रिएक्टिव पावर का डिमांड है चलने के लिए, उसको उतना देना ही पड़ेगा। ये जो रिएक्टिव पावर होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना इस रिएक्टिव पावर के आप मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट ही नहीं कर सकते। ये रिएक्टिव पावर ही है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट कर रहा होता है। एक्टिव पावर की मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही आपका क्रिएट नहीं होगा तो आपका मोटर ही नहीं चलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही आपका क्रिएट नहीं होगा तो आप जनरेटर से जो है पावर भी जनरेट नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा है रिएक्टिव पावर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी जो है बना रखा है। तो भाई जब इसका डिमांड कम नहीं हो रहा है मोटर का रिएक्टिव पावर का, तो फिर ये ग्रिड से रिएक्टिव पावर कम लेना क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि यहाँ पे हमने एपीएफसी पैनल लगा रखा है। अब ये एपीएफसी पैनल कर क्या रहा होता है, ये जो रिएक्टिव पावर का डिमांड है ना, ये एपीएफसी पैनल दे रहा होता है हमारे मोटर को कि भाई तुम्हें जितना रिएक्टिव पावर चाहिए तुम मेरे से ले लो, तुम ग्रिड से मत लो। अब ग्रिड से अगर वो रिएक्टिव पावर नहीं लेगा तो उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो हमारा टोटल पावर है, जिसे एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर हम कह रहे होते हैं, जिसे टोटल पावर को एपरेंट पावर भी कहा जाता है, इस एपरेंट पावर हमारा कम हो गया। अब एपरेंट पावर टोटल पावर कम हुआ तो जो बिलिंग आपका होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है ना, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा देखने मिलेगा। वो आपका काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो बिलिंग होता है वो हमेशा आपका एपरेंट पावर पे होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आप वो सोचते हो कि यार एनर्जी मीटर में तो किलो वाट आवर लिखा हुआ रहता है, यानी कि वहाँ पर तो एक्टिव पावर का यूनिट है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि यार टोटल पावर का यूनिट यहाँ पर यूज़ में ले रहा होता है? तो बात कुछ ऐसा है कि अगर पावर फैक्टर आपका ख़राब होता है तो सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर कंज्यूम करने के लिए हमारे लोड को वो ग्रिड से ज़्यादा करंट का डिमांड करता है। अब ये जो है आप इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, P = VI cos phi होता है। तो पावर अगर आपका कांस्टेंट है और cos phi अगर आपका नीचे जा रहा होता है, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट कांस्टेंट है, तो करंट को ऊपर जाना होगा, इंक्रीज़ होना होगा, ताकि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच था। हालांकि आपको कंसेप्चुअली भी समझ में आ गया। अगर इक्वेशन आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब यहाँ पे ये समझिए, मैं ये कहना चाहता था कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा होता है वो आपके टोटल पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि एपरेंट पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और अगर आपका रिएक्टिव पावर कम होगा तो आपका जो टोटल पावर है वो कम हो रहा होगा, तो जो बिलिंग आएगा ना वो आपका कम आएगा और आपके पैसे बचेंगे। तो लोगों का ऐसा कहना है, और जितने भी एपीएफसी पैनल बनाने वाली कंपनी है उन लोगों का ऐसा क्लेम है कि भाई अब 40% तक जो है सेविंग कर सकते हैं। और ये जो 40% नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर होता है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे 2000-3000 बिल नहीं आ रहा होता है, वहाँ पे लाखों में आता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो वहाँ पे अगर 40% आप बचत कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए आपका कितना बचत होने वाला है। हालांकि ये 40% वाली बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट फिर भी अगर देखा जाए 10-20% भी अगर बचत करते होंगे तो भाई ये भी नंबर बहुत बड़ा होता है। और उसके साथ साथ जो है क्या होता है कि जो स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ से बिजली वो ले रहे होते
होते हैं, तो उन्होंने भी जो है एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि आप इससे कम जो है अपना पावर फैक्टर नहीं कर सकते हैं। आप जितना इंडक्टिव लोड यूज़ करना है करो भाई, ठीक है, बट इससे कम जो है नहीं जाना चाहिए आपका पावर फैक्टर। अगर इससे नीचे गया तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंडक्टिव लोड यूज़ में ले रहे होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, मेटल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट होते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी और जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड यूज़ में ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको APFC पैनल देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है ये मैक्सिमम डिमांड को भी जो है मैनेज करने में हेल्प कर रहा होता है। जो मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी जो है कई बार हमें देना पड़ता है अगर हम एक्सीड कर रहे होते हैं हमारे मैक्सिमम डिमांड को, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर ये आपका APFC पैनल आप नहीं यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका पावर फैक्टर ख़राब होता है। पावर फैक्टर ख़राब होने की वजह से कम लोड लगाते ही जो है आपका मैक्सिमम डिमांड को आप रीच कर लेते हैं। आप इसको पावर फैक्टर आपने इंप्रूव कर दिया तो थोड़ा ज़्यादा आप लोड को जो है लगा सकते हैं। तो आप सोच पा रहे होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो ये सारी जो डिस्कशन अभी तक हमने की है, इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस APFC पैनल को हम क्यों यूज़ में ले रहे होते हैं, ये क्या कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि भाई ये APFC पैनल कैसे हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहा होता है, समझ में आया हमें कि ये रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा होता है, बट थोड़ी बातें और जानना चाहते हैं हम कि ये कैसे मैनेज कर रहा होता है, सारा मैनेजमेंट वाला जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे हो रहा होता है। तो अगर इसको खोल करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आपको देखने मिलेगा, तो आपको बहुत सारे कैपेसिटर बैंक देखने मिलेंगे, जो डिफरेंट रेटिंग के कैपेसिटर आपको देखने मिलेंगे, और यही कैपेसिटर ही है जो हमारे रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रहा होता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये कैपेसिटर जो होते हैं वो हमारे सिस्टम का हार्ट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, वो है रिले। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले हम यूज़ पे ले रहे होते हैं, जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको आप प्रोग्राम कर देते हैं, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है आपको काम करता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस रिले की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए ऐसा है कि हमें सिस्टम को ऑटोमेट करना है, मतलब ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोड आप यूज़ कर रहे हैं ना अपनी इंडस्ट्रीज़ में, ऐसा नहीं है कि आपका वो कॉन्स्टेंट है, आप 10 मोटर ही चलाने वाले हैं थ्रू आउट द टाइम, एक साथ सारे 10 मोटर को चला रहे नहीं भैया। हो सकता है कि आप 5 मोटर को पहले स्टार्ट करें, फिर थोड़ा देर बाद 2 मोटर को और स्टार्ट करें, फिर थोड़ा देर बाद जो है 2 मोटर को और स्टार्ट करें, फिर 1 मोटर को स्टार्ट करें। तो इस तरीके से जो है आपका डिफरेंट टाइम में जो है आपका लोड जो है चेंज हो रहा होगा। तो लोड जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा तो आपका रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है मोटर से वो भी चेंज हो रहा होगा। तो आप ये भी चाहेंगे कि ये खुद से डिसाइड कर ले कि भाई किस वक्त कितना डिमांड है, उस हिसाब से जो है वो कैपेसिटर को ऑन ऑफ करे और हमारा जो है रिएक्टिव पावर का डिमांड को फुलफिल करे। तो ये जो काम है ना, पूरा सोचने वाला काम, तो ये काम जो है हमारा ये रिले कर रहा होता है। तो आप इसको ब्रेन कह सकते हैं, हमारे सिस्टम का ब्रेन है ये, और इसके सोचने का जो क्षमता है वो हम इंसानों ने दे दिया। हम इसके अंदर जो है प्रोग्राम इसको कर दिए हैं, और साथ ही साथ इसको कुछ इंस्ट्रक्शन भी बाद में हम दे देते हैं कि भाई देख लो कि तुम्हारे पास ये कैपेसिटर है, इतने रेटिंग का है, इतना सारा लोड है हमारे पास, तुम्हारे पास प्री एग्जिस्टिंग जो पावर फैक्टर है ये है, पावर ये है, करंट ये है, वोल्टेज ये है, हमें इतना चाहिए, ठीक है। हम अपना एक टारगेट पावर फैक्टर भी फिक्स कर देते हैं कि हमें 0.99 चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो पीछे एल्गोरिदम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हमारे कैपेसिटर बैंक को वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ऑन ऑफ कर रहा होता है, और जो भी रिक्वायर्ड हमारा रिएक्टिव पावर है वो हमारे मोटर को डिलीवर कर रहा होता है। यानी कि मोटर को ही नहीं, जितनी भी इंडक्टिव लोड हम यूज़ कर रहे हैं उसको वो डिलीवर कर रहा होता है और हमारे पावर फैक्टर को वो इम्प्रूव कर रहा होता है। तो ये सारी कहानी हो रही होती है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी, जैसे कि MCC भी होता है, MCB है, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए दे रहे होते हैं आपके, जो मैंने कहा कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप फीड कर रहे हैं, जैसे कि करंट फीड कर रहे हैं तो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है जिसका रेशो जा रहा होता है, और ऐसी जो छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं जो है मोटे मोटे तौर पर आपको सारी बातें बता दी है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि भाई रिएक्टिव एक्टिव पावर क्या होता है, तो आप ऊपर जो है क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आपको ये समझना है कि भाई पावर फैक्टर और लॉसेज में क्या डिफरेंस है। हालांकि काफ़ी डिफरेंस होता है, कई सारे लोग उसको सेम समझ रहे होते हैं, तो आप नीचे वाले वीडियो को क्लिक करके जो है अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल है क्या होता है कमेंट में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।